हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स बाय सौरभ सर। लेके आ गया हूँ आज एक और वीडियो और आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं द वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर। तो देखते हैं कैसे जो रेजिस्टिविटी है हमारी टेम्परेचर के साथ चेंज करती है। तो एक बात याद रखना, जब हम रेजिस्टिविटी का रिलेशन पढ़ेंगे टेम्परेचर के साथ, मतलब वो कैसे कैसे चेंज करती है, तो रेजिस्टेंस का भी उसी में कवर हो जाएगा। क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि रेजिस्टिविटी एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ही है, तो जो दोनों का रिलेशन होगा टेम्परेचर के साथ वो सेम ही आएगा। तो हेडिंग जो है आज की हमारी वो है वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर। ओके, तो लिख लेते हैं हम इसको, वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर। वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर। तो देखते हैं कैसे चेंज होता है ये, क्या इसका रिलेशन है और कैसे चीज़ें काम करती हैं। तो बेसिकली आपको जो ये हमारी जो आज का जो रिलेशन है उसको हम 3 भागों में बांट के करेंगे। मतलब पहले हम देखेंगे ले कंडक्टर्स के लिए, फिर हम देखेंगे सेमीकंडक्टर्स के लिए और देन हम देखेंगे एलॉयज के लिए। तो कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या हो रहा है कंडक्टर्स के अंदर। ओके, तो पहला जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है वो होता है फॉर कंडक्टर्स। कंडक्टर्स के लिए तो देखो कंडक्टर्स के अंदर क्या प्रॉब्लम है, कंडक्टर्स के अंदर कैसे कैसे चेंज होता है। तो आप जानते हो रूम टेम्परेचर के ऊपर फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर्स के अंदर होते हैं। कैसे काम करते हैं मैंने पिछली वीडियो में बताया है, नहीं देखा है तो जाके देख लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ओके, तो कंडक्टर्स में होता क्या है, मान लो आप रूम टेम्परेचर पे हो अभी। ओके, तो रूम टेम्परेचर पे देयर विल बी फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो कि घूम रहे होंगे। तो जैसे ही मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो क्या होना चाहिए, तो जैसे ही मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो इलेक्ट्रॉन जो फ्री थे उनको काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। तो यानी वो और तेज मूव करने लगेंगे, मतलब मैंने एक तरीके से उनको काइनेटिक एनर्जी दे दिया। तो मैं रेजिस्टिविटी का रिलेशन पढ़ रहा हूँ। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जरूरी है पिछला पढ़ा होना। रेजिस्टिविटी होती है ये, इसका अगर हम फॉर्मूला देखें वो होता है m/n/e²τ। m/n/e²τ। तो देखो ये क्या होता है, m/n/e²τ। तो m होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, n होता है नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आप लिख भी सकते हो साथ साथ, m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, n इज द नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, e इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और हमारा जो टाउ होता है दिस इज रिलैक्सेशन टाइम। ओके, तो हमारा जो मेन मुद्दा है अभी रिलैक्सेशन टाइम है। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, देखो रिलैक्सेशन टाइम होता है द टाइम बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन्स, द टाइम बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन। देखो मान लो यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर उन्होंने एक इलेक्ट्रॉन ने इस इलेक्ट्रॉन के साथ टक्कर की, ठीक है, ये कोलिजन हुआ। अब ये दोनों टकराने के बाद अपनी अपनी जगह पर जाएंगे और ये कहीं ना कहीं किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन को से टकराएंगे। तो पहली कोलिजन के बाद दूसरी कोलिजन के बीच का जो टाइम इंटरवल होता है उसे हम रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। मान लो ये इलेक्ट्रॉन था कहीं से टक्कर कर कर आया है, तो अब जब तक ये दूसरी टक्कर करेगा, दूसरी कोलिजन करेगा, उसके जो बीच का जो टाइम इंटरवल होता है उसे रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। ये बात समझ में आ गई। तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, मान लो मैं T टेम्परेचर पे था, पहले मैं T टेम्परेचर पे था, कोई दिक्कत नहीं है, इलेक्ट्रॉन काम कर रहा है, अपना फ्री घूम रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो मैंने टेम्परेचर रूम टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा दिया, मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज किया। सिंपल, टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करने से इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। तो जो वो पहले कोलिजन कर रहा था, मान लो कुछ रिलैक्सेशन टाइम में कर रहा था, अब टेम्परेचर बढ़ने से क्या वो जल्दी जल्दी कोलिजन करने लगेगा, क्योंकि उसके पास काइनेटिक एनर्जी आ गई है। तो अब वो जो कोलिजन है, क्या कोलिजन के जो बीच का टाइम है वो घट जाएगा, ऑफ कोर्स जो रिलैक्सेशन टाइम है वो घट जाएगा। क्यों घट जाएगा, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन तेज मूव कर रहा है, अब वो और ज़्यादा रैंडमली मूव कर रहा है, तो वो और ज़्यादा कोलिजन करेगा। तो ज़्यादा कोलिजन करने का क्या मतलब है, जो उसका रिलैक्सेशन टाइम है वो घट गया ना, बहुत जल्दी जल्दी कोलिजन कर रहा है वो, यानी उसके सक्सेसिव कोलिजन के बीच का जो टाइम है वो डिक्रीज हो गया है। तो ये जो टाउ है, टाउ जो रिलैक्सेशन टाइम है, ये टाउ डिक्रीज होगा, ये जो टाउ है वो डिक्रीज होगा। तो यानी मेरे टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी मिल गई इलेक्ट्रॉन्स को, अब वो ज़्यादा कोलिजन करेंगे, ज़्यादा कोलिजन करेंगे, यानी उनके बीच का जो टाइम है कोलिजन के बीच का टाइम वो घट जाएगा। जल्दी जल्दी कोलिजन करने का क्या मतलब है, रिलैक्सेशन टाइम का घट जाना, सीधी सी बात है, बड़ा लॉजिकली है।
तो रिलैक्सेशन टाइम घट गया। तो रिलैक्सेशन टाइम जब हमारा डिक्रीज हो गया तो आप देख रहे हो रेजिस्टिविटी और रिलैक्सेशन टाइम में क्या हमारा जो रिलेशन है वो आपको दिख रहा होगा कि जो रेजिस्टिविटी है और हमारा जो रिलैक्सेशन टाइम है उनका जो बीच का रिलेशन है दे आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, दे आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो जो रेजिस्टिविटी है इट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ। अब टाउ घटा तो रेजिस्टिविटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो प्लीज़ ये बात ध्यान रखना, कंडक्टर्स यानी कि जो मेटल्स होते हैं टेम्परेचर बढ़ाने से उनकी जो रेजिस्टिविटी है वो बढ़ जाती है। रेजिस्टिविटी बढ़ गई इसका मतलब रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है, क्योंकि फॉर्मूला जो होता है रेजिस्टेंस का वो कुछ अलग नहीं है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला यही सेम होता है, m/ne² टाउ L/A आ जाता है वहाँ पर। L इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, A इज द एरिया ऑफ द कंडक्टर। तो अगेन इसके साथ अगर हम देखें रिलैक्सेशन टाइम हमारा डिक्रीज हो गया। रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होने की वजह से हमारा जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा। तो यानी आपने एक बात सीख ली, आपको एक बात सिंपल सी समझ में आ गई कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सिंपल सी बात याद रखनी है आपको, इलेक्ट्रॉन जो है वो तेज़ी से मूव करेगा, कोलोजन ज़्यादा करेगा, जल्दी जल्दी कोलोजन करेगा, और जल्दी जल्दी कोलोजन करने का मतलब है रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो गया। सिंपल भाषा में समझना है, ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। सिमिलरली अगर ये डिक्रीज हुआ तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला रेजिस्टिविटी इंक्रीजेस और सेम रेजिस्टेंस विल ऑल्सो इंक्रीजेस। तो यानी एक बात समझ आ गई, कंडक्टर्स में लाइन आप लिख सकते हो कि टेम्परेचर बढ़ाने से दोनों चीज़ें बढ़ती हैं। ओके, टेम्परेचर बढ़ाने से हमारा जो रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस है वो बढ़ता है। ओके, तो सिंपल सी बात थी। अगर आपसे कोई ग्राफ पूछ ले, ग्राफ कैसा होगा रेजिस्टिविटी का, ये आपकी रेजिस्टिविटी है और ये आपका टेम्परेचर है। अब देखो टेम्परेचर के साथ जो हमारी जो रेजिस्टिविटी है वो टेम्परेचर बढ़ाने पर हमारी रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो रही है। तो इंक्रीज कैसे होती है, कुछ ऐसा सा ग्राफ आता है। टेम्परेचर बढ़ाने से देखो टेम्परेचर के साथ साथ इंक्रीज हो रही है। लो टेम्परेचर पे थोड़ा सा डेविएट करता है, लेकिन एट द एंड जो हमारा जो ट्रेंड है बिल्कुल वैसा ही मिलता है। ओके, तो ग्राफ आ सकता है, आपसे पेपर में पूछ सकता है कि ग्राफ कैसा होगा, तो ग्राफ कुछ ऐसा होता है। ठीक है, दिस इज द वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर। तो ग्राफ कुछ ऐसा होता है। ये सिर्फ किसके लिए वैलिड है, ये सिर्फ वैलिड है हमारा मेटल्स के लिए यानी कंडक्टर्स के लिए। ठीक है, ये हमारा कंडक्टर्स के लिए वैलिड है। तो हमारा सिंपल सी जो स्टेटमेंट थी हमें समझ में आ गई है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी भी बढ़ेगी। ओके, तो ग्राफ भी जस्टिफाई कर रहा है कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगी। थोड़ा सा डेविएशन हमारा है, लो टेम्परेचर पे देखो थोड़ा सा डेविएशन है, क्योंकि ऐसे बढ़ना चाहिए, थोड़ा बढ़ नहीं रहा है, थोड़ा सा कांस्टेंट है, तो ये लो टेम्परेचर पे है। तो घबराने वाली बात नहीं है, प्लीज़ इस पॉइंट को भी याद रखना, लो टेम्परेचर पे डेविएट करता है और फिर वो हाई टेम्परेचर पे जैसे जा रहा है तो देखो बढ़ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं होप करता हूँ आपको ये जो कंडक्टर्स का जो मामला है वो क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो हमारी सेकंड जो हमारी कंडीशन आती है, हमारा जो सेकंड जो पार्ट आता है वो आता है हमारा सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर का अगर आपने नाम नहीं सुना है, आपने 12th के केमिस्ट्री में भी सुन लिया होगा, जैसे कि इसमें आगे हमारे सिलिकॉन और ये हमारा आ गया जर्मेनियम वगैरह। तो बस इतना समझना कि जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं इसकी फिजिक्स कुछ ऐसे काम करती है कि इसके अंदर दो बैंड्स होते हैं, एक का नाम होता है कंडक्शन बैंड, एक का नाम होता है वैलेंस बैंड। तो ये जो दो बैंड है, जो नीचे वाला बैंड है इसे मैं बोल रहा हूँ वैलेंस बैंड, और ये जो है कंडक्शन बैंड। VB मतलब वैलेंस बैंड और CB होता है मेरा कंडक्शन बैंड। तो ये जो मैंने नीचे बनाया है और ये ऊपर बनाया है, नीचे और ऊपर से मेरा मतलब ये है कि इसकी एनर्जी कम है, उसकी एनर्जी ज़्यादा है, मतलब इनमें एनर्जी का डिफरेंस है, मतलब इसकी एनर्जी कम है और इसकी एनर्जी थोड़ी इससे ज़्यादा है। तो ये जो गैप है एनर्जी का गैप, इसे एनर्जी गैप कहते हैं, एनर्जी गैप, और इसे बैंड गैप भी कहते हैं क्योंकि ये बैंड के बीच का गैप है, तो इसे बैंड गैप भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो बैंड गैप होता है अलग अलग एलिमेंट्स के, अलग अलग सेमीकंडक्टर्स के लिए अलग अलग होता है। ओके, इस सेमीकंडक्टर्स में क्या है, एग्जांपल के तौर पे सिलिकॉन और जर्मेनियम है, इसमें हमारे पास दो बैंड्स होते हैं, विच इज़ वैलेंस बैंड एंड दिस इज कंडक्शन बैंड। ये जो दोनों बैंड्स होते हैं इनके बीच में कुछ एनर्जी का डिफरेंस होता है, उस एनर्जी के डिफरेंस को हम एनर्जी गैप बोलते हैं या बैंड गैप कहते हैं। इसको EG से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल E और ऐसे स्मॉल g लिख देते हैं, दिस इज योर
बैंड गैप एनर्जी जो मैंने अभी बताई थी कि एनर्जी कुछ हो सकती है इसकी, तो इसकी जो बैंड गैप एनर्जी है तो इनकी कुछ ना कुछ एनर्जी हो सकती है, हर सेमीकंडक्टर के लिए ये डिफरेंट होती है, तो उस एनर्जी को मैं ईजी से रिप्रेजेंट करता हूँ। ओके, तो ये बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब होता क्या है कि स्टार्टिंग में इनिशियल स्टेज में जब टेम्परेचर हमारा 0 केल्विन होता है, ठीक है, तो जब हमारा जो टेम्परेचर होता है वो 0 केल्विन होता है, तो 0 केल्विन में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वैलेंस बैंड में फंसे होते हैं। तो यहाँ पर सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमारे वैलेंस बैंड में ही फंसे हुए होते हैं। ओके, तो 0 केल्विन की बात कर रहा हूँ, सारे के सारे 0 वैलेंस बैंड में है और उनके पास एनर्जी नहीं है कि वो उछल कर कंडक्शन बैंड में जा सके। तो होगा क्या, जब टेम्परेचर हमारा 0 है तो यानी फ्री मूवमेंट के लिए जो n होता है यहाँ पर नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो फ्री नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो यानी t इक्वल टू 0 में ऑल इलेक्ट्रॉन्स विल बी इन वैलेंस बैंड, देयर विल बी नो इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, n की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो अब जो होता है हमारा रेजिस्टिविटी, अगर ये n 0 हो गया तो हमारा जो रेजिस्टिविटी वो इन्फिनिटी को टेंड कर जाएगा, हमारा जो रेजिस्टिविटी है वो इन्फिनिटी को टेंड कर जाएगा। और ऑफकोर्स सी बात है, जब कोई मूवमेंट ही नहीं हो रही, जब फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, जब इलेक्ट्रॉन मूव ही नहीं कर पा रहा, जब कंडक्शन हो ही नहीं रही, तो ऑफकोर्स सी बात है ना, रेजिस्टिविटी इन्फिनिटी है, बहुत ज़्यादा है कि मूवमेंट हो ही नहीं रहा है इलेक्ट्रॉन्स का। तो यही बता रहा है 0 केल्विन पे सारे के सारे वैलेंस बैंड के अंदर है, मूवमेंट हो ही नहीं रहा है, तो रेजिस्टिविटी इन्फिनिटी। तो क्या हो अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाना शुरू कर दूँ, ये तो 0 पे कहानी थी, तो क्या हो अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाना शुरू कर दूं। तो टेम्परेचर को बढ़ाने से क्या होगा, जैसे ही मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा तो यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको एनर्जी मिल जाएगी, काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी, किसी भी फॉर्म में मान लो आप उसको एनर्जी मिल जाएगी। तो उसकी एनर्जी जब बैंड गैप से ज़्यादा हो जाएगी, मतलब उसको इतनी एनर्जी मिल गई कि वो बैंड गैप को क्रॉस कर सकता है, तो वो क्या करेगा, वो बैलेंस बैंड से जंप करके कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। तो यानी टेम्परेचर बढ़ाने से वो जो नंबर डेंसिटी इलेक्ट्रॉन्स की कंडक्शन बैंड में बढ़ने लगेगी, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने लगेंगे, यानी कि n की वैल्यू जो है वो इंक्रीज होने लगेगी, n की वैल्यू जो है इंक्रीज होने लगेगी। ओके, अब अगेन अगर आप यहाँ पे देखोगे n की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ने लगेगी, तो n की वैल्यू जब धीरे धीरे बढ़ने लगेगी तो resistivity is inversely proportional to n, resistivity is inversely proportional to n implies resistivity क्या है हमारे पास, inversely proportional to n है। तो जब हमारा n बढ़ने लगा तो resistivity घटने लगी, तो यानी टेम्परेचर बढ़ाने से हमारी जो resistivity है वो डिक्रीज हो रही है, सिंपल सा लॉजिक है। फिर से क्या किया हमने, 0 पे कुछ भी नहीं है, 0 पे n 0 है, जैसे ही मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ तो जो n है, मतलब जो फ्री नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो बढ़ने लगेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में। तो जब अगर n बढ़ेगा तो रो इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू n, तो n के बढ़ने से हमारा जो रेजिस्टिविटी है वो डिक्रीज होगा। देखो यहाँ से जो रिलेशन निकला था वो उल्टा था, टेम्परेचर बढ़ाने से हमारा रेजिस्टिविटी बढ़ रहा था, यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाने से हमारा रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अब कुछ बच्चे एक सवाल पूछते हैं, वो ये कहते हैं कि यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ने से रिलैक्सेशन टाइम घट रहा था, कोलोजन हो रही थी, तो क्या यहाँ टेम्परेचर बढ़ने से कोलोजन नहीं होगा, क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो n बढ़ेंगे तो उनमें कोलोजन भी होंगे, तो रिलैक्सेशन टाइम घटना भी तो चाहिए था, और अगर रिलैक्सेशन टाइम घटेगा तो उस हिसाब से तो रेजिस्टिविटी भी बढ़नी चाहिए थी। एक बार फिर से सुन लो क्या कह रहा हूँ मैं, अगर n की वैल्यू बढ़ेगी तो उनमें कोलोजन्स भी तो बढ़ेंगे, क्योंकि n बढ़ रहा है तो कोलोजन्स भी बढ़ेगा, और कोलोजन बढ़ेंगे ऑफकोर्स सी बात है तो रिलैक्सेशन टाइम जो है वो डिक्रीज होगा, क्योंकि आपने टेम्परेचर तो बढ़ा दिया ना, इलेक्ट्रॉन्स तो फास्ट मूव करेगा, और जब फास्ट मूव करेगा तो रिलैक्सेशन टाइम घटेगा, तो रिलैक्सेशन टाइम भी तो घट रहा है, तो अगर रिलैक्सेशन टाइम घटेगा तो रेजिस्टिविटी कंडक्टर्स की तरह बढ़नी चाहिए थी। ठीक है, तो यहाँ पे दो फैक्टर्स आ गए आपके पास, तो यहाँ पर दो फैक्टर्स आ गए, होप करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा। तो यहाँ पर आपके पास दो फैक्टर्स आ गए हैं, एक आ गया आपका n और एक आ गया आपका रिलैक्सेशन टाइम। तो जो n है वो हमारा बढ़ रहा है और रिलैक्सेशन टाइम घट रहा है, तो जब n बढ़ेगा तो ये रेजिस्टिविटी को डिक्रीज करेगा, और n ये जब टाउ घटेगा तो रेजिस्टिविटी को बढ़ाएगा। तो यानी ये दो अलग अलग आंसर दे रहे हैं हमें, तो हमें कौन सा आंसर चूज करना है, हमें किसको लेना है, तो हमारा आंसर होगा हमें n को लेना है। अब सवाल ये है हमें टाउ को क्यों नहीं लेना। देखो
अब इन दोनों में फाइट चल रही है। जो टाउ है वो रेजिस्टिविटी को घटाने की कोशिश कर रहा है, और जो आपका एन है वो रेजिस्टिविटी जो टाउ है वो रेजिस्टिविटी को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, और जो एन है वो रेजिस्टिविटी को घटाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यहाँ पर उसी का जो है ओवर पावर करेगा वही जीतेगा जिसका मैटर ज़्यादा होगा, मतलब कहने का मतलब है जिसका इफेक्ट ज़्यादा होगा तो वही विन करेगा। यहाँ पर जो इफेक्ट होता है वो एन का इफेक्ट ज़्यादा होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पे रिलैक्सेशन टाइम ये कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ये अपना काम कर रहा है अपनी जगह पर, लेकिन ये वाला जो केस है ये वो है जो ओवर पावर कर जाएगा। मतलब इन दोनों के बीच में फाइट हो रही है तो ये विन करेगा। अगर जो कंडीशन विन करेगी उसी का रिजल्ट आपको नजर आएगा एक्सपेरिमेंटली। तो यानी ये जो कंडीशन है ये जीतेगी, एन ज़्यादा रफ्तार से बढ़ेगा, मतलब ये इसका इफेक्ट ज़्यादा होगा। तो जब इसका इफेक्ट ज़्यादा होगा तो एट द एंड जो रिजल्टेंट आपको मिलेगा वो मिलेगा रेजिस्टिविटी विल डिक्रीज। अब सवाल ये उठता है कि एन क्यों जीत रहा है। देखो ये सेमीकंडक्टर होते हैं, सेमीकंडक्टर की इनकी खासियत होती है कि अगर हम इनमें डोपिंग कर दें ना, डोपिंग का मतलब होता है इम्प्योरिटी ऐड कराना। इसके अंदर इम्प्योरिटी ऐड कराने से होता क्या है, इसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसमें ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो होता क्या है, अगर आप ज़रा सा भी टेम्परेचर बढ़ाते हो ना तो एन की वैल्यू एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करती है। एक्सपोनेंशियली का मतलब समझते हो, काफ़ी रैपिडली इंक्रीज करती है। ओके उसके लिए अगर मैं आप फॉर्मूला देखना चाहो तो फॉर्मूला होता है एन इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस ई जी बाई के टी। देखो अगर आप इस फॉर्मूले को ध्यान से देखोगे, दिस इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये आपका कांस्टेंट है, और देखो एक्सपोनेंशियल आ रहा है। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाते जाओगे ये एन की वैल्यू रैपिडली एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करती जाएगी। देखो ये एन वही नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और एन नॉट कांस्टेंट है, ई की पावर माइनस ई जी बाई की टी। ई जी हमारा क्या है, बैंड गैप है, के हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, पढ़ चुके हो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और टी हमारा टेम्परेचर है। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो बहुत रैपिडली एन बढ़ेगा। इतना रैपिडली ये नहीं डिक्रीज हो रहा जितना रैपिडली ये बढ़ रहा है। तो एट द एंड जो इफेक्ट देखने को मिलेगा आप लोगों को बच्चों वो होगा आपका रेजिस्टिविटी विल जो है डिक्रीज हो जाएगा। तो प्लीज़ याद रखना, कंडक्टर में इंक्रीज होता है टेम्परेचर बढ़ाने से, सेमी कंडक्टर में डिक्रीज होता है। लॉजिक ये था आपका। तो बेसिकली मुझे लग रहा होगा आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा थोड़ा सा रिवाइंड करके देखो, गहराइयों को समझो, 100% क्लियर हो जाएगा। कोई बहुत वास्ट टॉपिक या बहुत डिफिकल्ट टॉपिक ये आपका नहीं है। ओके तो अगर आप इसका ग्राफ देखना चाहते हो, होप करता हूँ ये नोट करते जाना साथ साथ। अगर आप इसका ग्राफ देखना चाहते हो तो ग्राफ कैसा होगा, इसका डिक्रीज कर रहा है रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ, तो ये अगेन कुछ ऐसा होगा। ओके तो ये किसके लिए होगा, ये फॉलो करता है हमारा सेमीकंडक्टर्स के लिए। पिछला वाला ग्राफ था वो फॉलो करता है कंडक्टर्स के लिए, मेटल्स के लिए। ओके तो कभी कभी वो सेमीकंडक्टर ना देके सिलिकॉन दे देता है, तो आपको खुद जज करना है। सिलिकॉन इज अ सेमीकंडक्टर दे देता है। जो ग्राफ है वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर, सिलिकॉन का कौन सा है, तो ध्यान रखना सिलिकॉन पहले आप जज करोगे, इट इज अ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर का ग्राफ कुछ ऐसा बना होगा तो आपको उसको टिक करना है। वो जरूरी नहीं है सेमीकंडक्टर दे, वो आपको एलिमेंट का नाम दे सकता है, तो उस हिसाब से आपको क्वेश्चन को डील करना है। तो ये हो गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं होप करता हूँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल 100% समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम चलते हैं अपनी तीसरी कैटेगरी की तरफ। जो हमारी तीसरी कैटेगरी है वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर एलॉयज़ के लिए। तो एलॉयज़ के लिए प्लीज़ आप लोग याद रखना, जो एलॉयज़ का जो मामला होता है वो होता है ऑलमोस्ट कांस्टेंट। क्या होता है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट, यानी हम कंसीडर करते हैं कि टेम्परेचर के साथ इसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा चेंज नहीं होती, मतलब थोड़ा बहुत चेंज होता है, ऑलमोस्ट वी कैन से इट्स कांस्टेंट। तो हम जो देखते हैं एलॉय के लिए, ठीक है, तो एलॉय के लिए जो रेजिस्टिविटी हम कांस्टेंट मानते हैं, इसमें हम जैसे कि हम यूज़ कर लेते हैं निक्रोम, और एक हमारा हो जाता है मैंगनीन, एक हमारा हो जाता है कॉन्स्टेंटिन। ठीक है, तो ये नाम आपको देखने को मिल सकते हैं, ध्यान रखना ये अलॉयज ही हैं। सुना होगा आपने निक्रोम, और ये हो गया मैंगनीन, और ये हमारा कॉन्स्टेंटिन। ओके अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ आपका रेजिस्टिविटी के साथ में, दिस इज रेजिस्टिविटी एंड दिस इज टेम्परेचर, तो ये ऑलमोस्ट कुछ ऐसा आता है, कुछ ऐसा आता है। तो जैसा देख रहे हो आप, थोड़ा सा इंक्रीज करता है, मार्जिनल चेंज होता है, इंक्रीज होता है, लेकिन ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कांस्टेंट होता है। तो अगेन वो आपको सवाल में एलॉय ना देकर इनमें से किसी का नाम देके ग्राफ पूछ सकता है। तो जैसे कि आपको बोल देगा मैंगनीन का ग्राफ बनाओ रेजिस्टिविटी का टेम्परेचर के साथ, निक्रोम का बनाओ या कॉन्स्टेंटिन का बनाओ। तो ये तीनों ही हमारे अलॉयज हैं, और ध्यान रखना इनकी रेजिस्टिविटी ऑलरेडी बहुत हाई होती है। ओके अलॉयज की रेजिस्टिविटी उनके कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल से
ज़्यादा होती है। ओके, जैसे कि स्टील का, अगर कोई स्टील है और अगर स्टील किसका बना होता है, क्रोमियम, आयरन और कार्बन का, तो अगर हम उन मेटल्स की रेजिस्टिविटी देखें और स्टील की रेजिस्टिविटी देखें तो रेजिस्टिविटी उसके अलॉय की ज़्यादा होती है। ओके, तो मेटल से ज़्यादा उसके कॉन्स्टिट्यूएंट अलॉय की रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है। ये पॉइंट आप ऐड कर सकते हो अपने नोट्स में। तो ये हमारा रेजिस्टिविटी का जो रिलेशन है वो हमारा था किसके लिए, सेम रेजिस्टेंस के लिए भी होगा फॉर अलॉयज के लिए। ओके, तो ये नाम आप देख सकते हो, ये नाम देके भी आपसे ग्राफ पूछ सकता है। मैंगनीन हो गया, कंस्टेंटिन हो गया, निक्रोम हो गया। होप करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा क्या समझाने की कोशिश थी, और आपने देख लिया होगा कि क्या क्या वेरिएशन है रेजिस्टेंस का, रेजिस्टिविटी का टेम्परेचर के साथ। तो याद रखना कंडक्टर के साथ कैसा होता है, सेमीकंडक्टर के साथ कैसा होता है और अलॉय के साथ कैसा होता है। तो हमारा जो ये थ्योरी वाला पार्ट था वो कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं एक छोटे से फॉर्मूले की तरफ। वो फॉर्मूला हम देख लेते हैं कैसे लिखते हैं फॉर्मूला, कि किस फॉर्मूले, मतलब फॉर्मूला भी तो पढ़ना हमें ज़रूरी है, तो हमने अभी थ्योरी देखी थी। फॉर्मूला देखते हैं और उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो आ जाओ फटाफट हम देख लेते हैं इसका फॉर्मूला। तो देखो, मान लो अब हम कुछ कंसीडर करते हैं। मान लो हमारे पास पहले इनिशियली टेम्परेचर T था किसी कंडक्टर का, हमने उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया, और बढ़ा के कितना कर दिया, T प्लस डी टी। तो हमने बढ़ा के कितना कर दिया, T प्लस डी टी। ओके, अब जब मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो रेजिस्टेंस जो है, मान लो पहले रेजिस्टेंस कितना था, R, अब हो गया R प्लस डी आर। कितना हो गया हमारे पास, पहले टेम्परेचर था T, सो ये हो गया T प्लस डी टी, हमने उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया। अब जो रेजिस्टेंस थी वो हो गई R से R प्लस डी आर। ठीक है, तो हमने एक्सपेरिमेंट किया, हमें उससे पता चला कि दिस चेंज इन रेजिस्टेंस is directly proportional to the initial resistance. This change in resistance is proportional to the initial resistance. Initial resistance कितनी थी हमारी, R थी, ये पता चला। दूसरी बात हमें ये पता चली कि जो change in resistance is directly proportional to the change in temperature. ये हमें एक्सपेरिमेंटली पता चला, ये हमें एक्सपेरिमेंट करके पता चला कि द चेंज इन रेजिस्टेंस इज इनिशियल रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल है, द चेंज इन रेजिस्टेंस हमारा चेंज इन टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है। तो अगर मैं इन दोनों को मिला दूं तो आपको क्या मिल जाएगा, आर डी टी। क्या मिल जाएगा, आर डी टी। और जब मैं प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाता हूँ, वी विल गेट, बस यही निकालना चाह रहे थे हम, अल्फा। दिस अल्फा इज नोन एज टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो इस टॉपिक की हेडिंग क्या है हमारी, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस। तो अल्फा को हम क्या बोलते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट, टीसी, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस। तो दिस इज योर टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस। होप करता हूँ क्लियर हो गया होगा। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, अभी हम इसको इंटीग्रेट करेंगे और एक फिक्स फॉर्मूला निकालेंगे। तो डी आर क्या होता है हमारा, अल्फा आर डी टी। तो होप करता हूँ क्लियर हो गया होगा। अब आगे क्या करेंगे, आपको क्लियर हो गया, दिस इज अल्फा क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस। अब क्या करो, इसको इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो अब हम यहाँ पर लिमिट लगाएंगे। तो जो डी आर है यहाँ पे आर की जो लिमिट लगेगी, तो आर की लिमिट क्या होगी, यहाँ इनिशियल लिमिट लगेगी, यहाँ फाइनल लिमिट लगेगी। तो आर को मैंने इनिशियल क्या माना था, इट इज आर। ओके, आर फाइनल को आप बोल दो आर एफ। ओके, आर एफ फाइनल लग गया। टेम्परेचर जो है इनिशियल, इसको बोल दो आप टी आई, और इसको आप बोल दो टी एफ। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दिस इज डी आर का इंटीग्रेशन आर होगा, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यही करते आए हैं बचपन से, अल्फा आर। देखो डी टी जो है इसका इंटीग्रेशन टी होगा, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, फाइनल माइनस इनिशियल कर दिया। ओके, तो दिस इज आर एफ इक्वल टू, देखो इनिशियल जो है ये इनिशियल आर लिखा है मैंने, आर आई रहने दो, आर एफ माइनस, ये जो माइनस आर है इधर आके ऐड हो जाएगा आर प्लस अल्फा आर। और देखो मैंने आपको सिखाया है पिछली वीडियोस में भी, किसी भी चीज़ का अगर फाइनल माइनस इनिशियल होता है तो हम उसको डेल्टा लिख लेते हैं। तो क्या मैं इसको डेल्टा टी लिख सकता हूँ, हाँ जी भैया बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्या प्रॉब्लम है। अब देखो यहाँ से आर कॉमन आ रहा है, तो आर एफ इक्वल टू आर वन प्लस अल्फा डेल्टा टी।
तो ये देखो फॉर्मूला मेरे हिसाब से आपको मिल गया होगा रेजिस्टेंस का टेम्परेचर पे, कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर से कैसे चेंज करती है। आपको फॉर्मूला मिल गया RF इक्वल टू R1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, वेयर अल्फा इज नोन एज द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस। RF इक्वल टू R, तो R जो होता है वो आपकी इनिशियल रेजिस्टेंस होती है, RF आपकी फाइनल रेजिस्टेंस होती है। डेल्टा टी में क्या आ जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब इनिशियल टेम्परेचर कितना था जब ये रेजिस्टेंस थी, फाइनल टेम्परेचर कितना था जब ये रेजिस्टेंस थी। तो बड़ा ही सिंपल ये हमारा जो है फॉर्मूला है। ओके, तो ये आ गया। अब मैं इसको 2 मिनट रब कर देता हूँ। तो ये वाला पार्ट नोट कर लेना, ये ज़रूरी है और ये इंपॉर्टेंट, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी जब अल्फ़ा वेरिएबल होता है तो हमें ये फॉर्मूला यूज़ करना होता है। जब अल्फ़ा कांस्टेंट मानेंगे वो बात अलग है, तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन कभी कभी अल्फ़ा जो है वेरिएबल दे देता है, टेम्परेचर का फंक्शन दे देता है, तो हमें ये फॉर्मूला यूज़ करना होता है। तो इस फॉर्मूले को भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। ओके, तो इसको नोट कर लो। तो RF आ गया हमारा R1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। इस फॉर्मूले को और फॉर्म में भी लिख सकते हैं। मान लो मैंने इनिशियल टेम्परेचर जो है आपका, इनिशियल टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ले लिया। तो जब इनिशियल टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तो उस टाइम पे जो रेजिस्टेंस है मैं उसको R0 बोल देता हूँ, है ना। इनिशियल टेम्परेचर अगर मैं 0 डिग्री ले लूँ तो इनिशियल जो है, इनिशियल रेजिस्टेंस मैं उसको R0 बोल दूंगा। तो ये इनिशियल रेजिस्टेंस है, तो मतलब RF इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, RF इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा टी। अब आपको होगा डेल्टा क्यों हटा दिया, देखो डेल्टा क्या होता है, TF माइनस TI। तो देखो जो फाइनल है वो रह जाएगा, इनिशियल तो 0 था, 0 हो गया, तो यहाँ फाइनल रह गया। मैंने फाइनल को फाइनल नहीं लिखा, सिर्फ टी लिख दिया। तो किसी बुक में ऐसे भी लिखा होता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अगर कहीं पे सिर्फ टी लिखा है तो उन्होंने इनिशियल टेम्परेचर को 0 डिग्री माना है। ओके, और अगर इनिशियल 0 नहीं है तो आप ये फॉर्मूला यूज़ कर लो। अगर आपका 0 है तो आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आ गया। अब देखो एक नोट डाल लो, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। उस फॉर्मूले से कई बार जेई में भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। मान लो R1 रेजिस्टेंस है टेम्परेचर T1 पे और R2 रेजिस्टेंस है टेम्परेचर T2 पे। R1 रेजिस्टेंस है टेम्परेचर T1 पे, R2 रेजिस्टेंस है टेम्परेचर T2 पे। देन एक रिलेशन आता है हमारे पास R1 अपॉन R2, R1 अपॉन R2 1 प्लस अल्फा T1, इसका टेम्परेचर कैपिटल में लिख लो, 1 प्लस अल्फा T1 1 प्लस अल्फा T2। देखो ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहाँ से आया, यहीं से निकला है। देखो इसको RF को R1 बोल दिया है और इस दूसरे केस के लिए R2 बोल दिया है। दोनों का R0 तो सेम ही रहेगा ना। अगर मान लो मैं किसी चीज़ को हीट करना शुरू करता हूँ, 0 से मैं 50 पे पहुंचा और 0 से ही मैं 70 पे पहुंचा हूँ सेम चीज़ के लिए, इनिशियल तो हम सेम पे थे, 0 डिग्री पे तो रेजिस्टेंस सेम होगा। तो जब मैं दोनों का रेशियो लूंगा तो R0 से R0 कट जाएगा। ये कहाँ से आया वो उससे आपको मतलब नहीं है, आपको ये पता होना चाहिए कि ये फॉर्मूला आपका एग्जिस्ट करता है। वैसे दिख रहा है डिवाइड करके ही आया, ये R1 हो गया, फिर R2 हो गया, R0 से R0 कट जाएगा क्योंकि R0 तो फिक्स है 0 डिग्री पे, और 1 प्लस अल्फा T1 1 प्लस अल्फा T2। तो ये रिलेशन से सवाल आए हैं, अभी हम इस रिलेशन से सवालों को करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको नोट कर लीजिएगा। डायरेक्ट लगाएंगे, डायरेक्ट आंसर हम पा लेंगे। होप करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। ये तो हमारा रेजिस्टेंस का रिलेशन आया। अगर आपसे कोई पूछे रेजिस्टिविटी का रिलेशन बताओ तो क्या बताओगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी तो आ गया ना। तो R का फॉर्मूला क्या होता है, रो एल बाय ए, रो एल बाय ए। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला डाल दीजिए, यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, रो। अब रो फाइनल है तो यहाँ पे अभी रो फाइनल एल बाय ए। यहाँ पे रो नॉट है 0 डिग्री वाली, तो यहाँ पे भी क्या लिख देंगे, रो नॉट एल बाय ए, और आगे तो सेम रहेगा। तो देखिए ए से कैंसिल, एल से एल कैंसिल। देखो ऐसा तो है नहीं उसकी लेंथ और एरिया चेंज हो जाएगा, इसलिए मैंने दोनों में सेम रखा है। तो आपका रेजिस्टिविटी का रिलेशन क्या आ रहा है, रो फाइनल इक्वल टू रो 0 1 प्लस अल्फा टी। देखो ये फॉर्मूला आ गया आपका रेजिस्टिविटी का, ये फॉर्मूला आ गया आपका रेजिस्टिविटी का। तो जैसा आप देख पा रहे होंगे रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है, वैसे रेजिस्टिविटी का भी करना गया था।
आर की जगह आपको डालना था रो एल बाई से एल बाई कैंसिल हो गया, आपका आ गया रो एफ इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा टी। कहीं कहीं जगह पर एफ की जगह टी लिखा होता है, मतलब रेजिस्टिविटी एट टेम्परेचर टी। कभी कभी यहाँ एफ की जगह टी भी लिखा होता है, रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर टी। तो यार देखो कैसे भी लिखे वो कॉन्सेप्ट आना जरूरी है। ये फॉर्मूला क्या बता रहा है, दिस इज रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर टी, रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस 1 प्लस अल्फा टी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फाइनल का मतलब यही है कि रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर टी। तो ये छोटी छोटी बातें थी और ये समझ में आ गया होगा। रेजिस्टेंस R1 है टेम्परेचर T1 पे, रेजिस्टेंस R2 टेम्परेचर T2 पे, तो ये एक रिलेशन आता है जो यूज होगा, अभी होगा बहुत अच्छे से यूज होगा। फिर हमने क्या किया, रेजिस्टेंस से रेजिस्टिविटी का रिलेशन भी फाइंड कर लिया है, तो कोई इशू वाली बात नहीं है, हमारा निकल चुका है। ओके, अब एक चीज और समझ लेते हैं। देखो यहाँ से हमारा अल्फा निकला, ये देखो यहाँ से हम अल्फा निकाल सकते हैं क्या, यहाँ से हम अल्फा को भी हम निकाल सकते हैं। क्या क्या आएगा अल्फा, अगर यहाँ से हम अल्फा निकालें तो ये आर एफ इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, आर एफ यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, और ये 1 जो है इधर आके माइनस हो जाएगा। तो ऐसे लिख सकता हूँ, दिस इज अल्फा डेल्टा टी। इसका एलसीएम ले लीजिए, और ये डेल्टा टी आगे डिवाइड हो जाएगा, दिस इज योर अल्फा। तो अगर आपको अल्फा निकालने को आ जाए तो अल्फा का डायरेक्ट फॉर्मूला आपके पास होता है। तो अल्फा इज इक्वल्स टू क्या हो गया, फाइनल रेजिस्टेंस माइनस इनिशियल रेजिस्टेंस अपॉन फाइनल रेजिस्टेंस, ओके, और 1 अपॉन डेल्टा टी। अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर मैं इसकी यूनिट्स लिखना चाहूँ तो देखो इसकी तो कोई यूनिट ही नहीं है, क्योंकि ऊपर भी रेजिस्टेंस नीचे भी रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस कैंसिल, 1 अपॉन डेल्टा टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर की उल्टी यूनिट आ जाएगी, यानी पर डिग्री सेल्सियस या पर केल्विन। पर डिग्री सेल्सियस या पर केल्विन इनवर्स लिख सकते हो आप, ठीक है। तो ये आ गया हमारा अल्फा का यूनिट आएगा, तो आप लिख लेना, पर केल्विन भी लिख सकते हो उसको 1/केल्विन, क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पर हमारा नीचे है, ओके। और अगर आपको डिफाइन कर दे, डिफाइन टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस, तो आप इसको लिख सकते हो अल्फा। आप नोट कर लीजिए, यहाँ पे जगह नहीं है, आप लिख लीजिए अल्फा इज डिफाइंड एज इक्वल टू फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस। देखो ये पूरा फ्रैक्शनल चेंज है, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल, फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। अल्फा इज डिफाइंड एज इक्वल टू टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस is defined as equal to fractional change in resistance per degree rise in temperature। ये जो अल्फा है फ्रैक्शनल चेंज के बराबर हो जाएगा जब जो चेंज है टेम्परेचर का वो 1 डिग्री सेल्सियस होगा पर डिग्री, तो ये इसके बराबर आ जाएगा, ओके। तो पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। तो ये कहानी थी हमारी अल्फा की, यूनिट भी देख ली, डिफाइन भी कर लिया, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला भी देख लिया, रेजिस्टिविटी का भी देख लिया, एक नया फॉर्मूला देख लिया जो न्यूमेरिकल में यूज होगा, सबकी हमने कहानी देख ली। तो थ्योरी वाला पार्ट भी हो गया और आपका इक्वेशन वाला पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो इसको आप फटाफट कृपया करके नोट कर लीजिए। अब हम थोड़े से क्वेश्चंस करते हैं ताकि आपको थोड़ा आइडिया लग जाए इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं, तो कृपया करके फटाफट इसको नोट कर लीजिए। तो आ जाओ, अब हम एक आधा न्यूमेरिकल कर लेते हैं, आपको थोड़ा आइडिया मिल जाए कि इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो एक क्वेश्चन है, द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर एट 20 डिग्री सेल्सियस इज 20 ओम एंड 500 डिग्री सेल्सियस इज 60 ओम। तो वो बोल रहा है कि जो रेजिस्टेंस है वायर की 20 डिग्री सेल्सियस पर 20 ओम है और 500 डिग्री सेल्सियस पर 60 ओम है। तो एट विच टेम्परेचर रेजिस्टेंस विल बी 25 ओम। तो किस टेम्परेचर पर आपकी जो रेजिस्टेंस होगी वो 25 ओम होगी। एट विच टेम्परेचर the resistance will be 25 ohm। resistance will be 25 ohm। किस टेम्परेचर पे आपकी जो रेजिस्टेंस होगी वो 25 ओम होगी। तो इस क्वेश्चन को करने का सबसे सिंपल तरीका है, जो अभी हमने फॉर्मूला आप लोगों को बताया था, कौन सा, क्या हम इस फॉर्मूले से क्वेश्चन को कर सकते हैं? बिल्कुल, इस फॉर्मूले से हम क्वेश्चन को इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे इसको? R1 की वैल्यू हमारे पास 20, R2 की वैल्यू हमारे पास 60, 1 प्लस अल्फा की नॉलेज नहीं है, T1 इज 20 और 1 प्लस अल्फा ये हो गया 500।
तो जब आप इसको सॉल्व करते हो यू विल गेट अल्फा इक्वल टू 1/220। ठीक है, तो इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हो। दिस इज 1/3 मल्टीप्लाई करेंगे 500 अल्फा, 1 + 500 अल्फा इधर आ जाएगा 3 + 60 अल्फा, तो इसको सॉल्व करेंगे 1/220 आ जाएगा। तो दिस इज योर अल्फा। तो अगेन आपको दोबारा यही फॉर्मूला यूज करना है। आपको दोबारा यही फॉर्मूला यूज करना है और इस बार आपको लगाना है 20 और इस बार दोबारा आपको यही फॉर्मूला यूज करना है और इस बार ये फॉर्मूला आपको लगाना है 20 और 25 के लिए, क्योंकि अब हमें 25 चाहिए। अब हमें 25 चाहिए, तो 25 वाले का टेम्परेचर लेट से आप मान लो T, तो यहाँ पर इस टेम्परेचर को बोल दो T। तो आप R1 लिखोगे तो 20 लिखोगे, अपन R2 लिखोगे तो 25 लिखोगे। तो यहाँ पे R1 लिखा है तो R1 का टेम्परेचर कितना है 1 + अल्फा, अल्फा इज 1/220। T1 R1 का टेम्परेचर दिस इज 20 डिग्री अपॉन 1 + 1/220। अब देखो यहाँ 25 ओम लिखा है तो इसका टेम्परेचर कितना है हमें निकालना है। तो देखो आ गया, तो अल्फा निकाला सेम फॉर्मूले से, फिर दोबारा अल्फा में डाला। जरूरी नहीं है आप 20 से करो, आप 60 से भी कर सकते थे, कोई इशू नहीं है, आपका आंसर सेम आएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के बाद हमें आंसर क्या मिलेगा, हमें आंसर मिलेगा इसका 80 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो देख रहे हो फॉर्मूला यूजफुल है, आपके बहुत ज्यादा काम आ सकता है। ठीक है, तो इसको आप फटाफट नोट कर लो, तब तक हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो मैं बता देता हूं आपको। टेम्परेचर कोएफिशिएंट दिया हुआ है, यानी अल्फा दिया हुआ है। अल्फा है 0.00125 डिग्री सेल्सियस। दिस इज डिग्री सेल्सियस इनवर्स। ये आपको अल्फा की वैल्यू गिवन है और एट 300 केल्विन, एट 300 केल्विन पे आपको बोल रहा है इट रेजिस्टेंस इज 1 ओम। इसकी जो रेजिस्टेंस है वो 1 ओम है। ओके, तो आपसे पूछ रहा है 2 ओम रेजिस्टेंस किस टेम्परेचर पे होगी। अगर रेजिस्टेंस उसकी 2 ओम हो जाएगी तो वो किस टेम्परेचर पे होगी, तो हमें वो टेम्परेचर फाइंड करना है। ओके, तो ऑफकोर्स सी बात है रेजिस्टेंस बढ़ गया तो आंसर 300 केल्विन से बड़ा ही आएगा। तो आपको आंसर पूछ रहा है, लेकिन जो ऑप्शन में सारे आंसर हैं वो 300 से ज़्यादा ही हैं, तो हम ऐसे जज नहीं कर सकते, तो हमें आंसर निकालना है। तो अगेन देखो इस फॉर्मूले में भी क्या हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, इस क्वेश्चन में भी बिल्कुल हम यूज कर सकते हैं। देखो R1/R2 1 + अल्फा T1 1 + अल्फा T2। अब आप यहाँ पे जो भी वैल्यूज हैं उसको पुट कर सकते हो और आंसर निकाल लोगे। व्हाट इज R1 हियर, R1 इज 1। व्हाट इज R2, R2 इज 2। देखो अल्फा की वैल्यू क्या है हमारे पास 0.00125 अपॉन इनटू में टेम्परेचर T1। T1 टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन है, तो केल्विन को आप डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर लो। तो डिग्री सेल्सियस में आपका जो कन्वर्ट होके आएगा इट विल बी 273 से माइनस करेंगे। आप जानते हो हमारा 0 केल्विन जो 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो 273 केल्विन होता है। तो आप इसको जब आप कन्वर्ट करोगे यू विल राइट 300 - 273। तो यहाँ पे आपको पुट करना है 300 - 273 विच इज 27 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे आप थोड़ा .00125 इंटू में 27, तो यहाँ पे आपने 27 लिख दिया ब्रैकेट में 27। और सिमिलरली यहाँ पर जो नीचे है 1 + 0.00125, तो ये टेम्परेचर आपको फाइंड करना है, ये टेम्परेचर आपको फाइंड करना है। तो जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करते हो अगेन ये फॉर्मूला लगा के, तो आपको टेम्परेचर की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 854 डिग्री सेल्सियस। दिस इज 854 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जो ऑप्शन है वो केल्विन में है, तो 854 में आपको 273 ऐड करना पड़ेगा। तो जब आप ऐड करते हो यू विल गेट इसका जो आंसर आएगा 1127 केल्विन।
आप 273 ऐड करोगे यू विल गेट 1127 केल्विन। तो होप करता हूँ आपको आज का जो लेक्चर है वो पसंद आया होगा और आपको बहुत कुछ हमारी वीडियो से, हमारे लेक्चर से सीखने को मिला होगा। तो देखा आपने जैसे कि ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्मूले से आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो। तो होप करता हूँ आपको क्लियर हो गई होंगी चीज़ें और आपकी जो चीज़ें काम आएंगी आगे लाइफ में, और आप जब एग्जाम्स वगैरह दोगे तो आपके न्यूमेरिकल्स काम आएंगे और ये चीज़ें काम आएंगी। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखो अपना, स्टे होम, स्टे सेफ।